और आज का मुद्दा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं इस पैकेज के साथ। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस की उम्मीदों की यात्रा लेकर 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल की यात्रा को लेकर उत्साहित है। कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आने से मध्य प्रदेश में 24 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। राहुल गांधी की यात्रा ग्वालियर चंबल से एंटर करेगी। मध्य क्षेत्र से होते हुए ये यात्रा मालवा निमाड़ के रतलाम से राजस्थान के बाड़मेर चली जाएगी। एमपी में ग्वालियर चंबल से होगी यात्रा की शुरुआत। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था जनता का साथ। सिंधिया के गढ़ पर है कांग्रेस की पैनी नजर। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना में रहेगा सफर। दिग्विजय के क्षेत्र राजगढ़ भी पहुंचेगी यात्रा। मालवा निमाड़ में कांग्रेस को मजबूत करने पर फोकस। शाजापुर, उज्जैन, धार, रतलाम की पकड़ेंगे डगर। विधानसभा में मालवा निमाड़ में छूटी थी कांग्रेस की पकड़। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सियासत भी जारी है। बीजेपी यात्रा को लेकर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। राहुल गांधी जी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ से प्रवेश किए थे और उस यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी मालवा निमाड़ में जीती, तो स्वाभाविक रूप से समझ में आता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए क्या होता है। ग्वालियर चंबल में भी लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस को परिणाम वैसे ही मिलने वाले हैं। बीजेपी के बयान को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उसकी खींच करार दे रही हैं। ये भाजपा की बौखलाहट है। 400 पार का नारा दे रहे हैं। एक बार यात्रा को गुजरने दीजिए। भाजपा औंधे मुंह आकर दिल्ली में गिरने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने में पूरी कांग्रेस जुटी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कमलनाथ सहित सभी नेता यात्रा में साथ रहेंगे। कुल मिलाकर यात्रा कांग्रेस के लिए एकजुटता और ताकत दिखाने का मौका है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस को राहुल की राह से वोटों की चाह है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का मुद्दा है राहुल की राह, वोटों की चाह। लोकतंत्र में वोटों की चाह किसे नहीं होती, खासतौर से उस राजनीतिक दल को जो सत्ता में वापसी करना चाहता है या बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन राहुल जी की अगर बात करें तो राह आसान नहीं है, कांटों से भरी राह है, बेहिचक ये कहा जा सकता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी उन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए उसी मार्ग पर हैं जिस पर राजनीतिक दल तब होते हैं जब वो क्राइसिस में होते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी भी निकली थी और जब 77 के चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी और उसके बाद बिहार के किसी गांव में वो पहुंची थी जहां किसी दलित परिवार के साथ उत्पीड़न की घटना थी, तो आपको निकलना पड़ता है। और निकले थे 1990 के बाद लाल कृष्ण आडवाणी भी, और उस यात्रा ने भी बहुत फ़ायदा पहुंचाया। विनोबा भावे भी निकले हैं, महात्मा गांधी भी निकले हैं और अब एक और गांधी, राहुल गांधी भी निकले। पहली उनकी जो यात्रा थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। दूसरी यात्रा को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन है। लेकिन राहुल कितने कामयाब होंगे और मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा इस लोकसभा इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट देखेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पहले बंसल न्यूज़ के 3 सवाल की तरफ हम रुख करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या राहुल की राह से पूरी तरह होगी कांग्रेस की वोटों की चाह पूरी हो जाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 24 के चुनाव में यात्रा से कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल, विधानसभा चुनाव में फेल रही यात्रा क्या लोकसभा में कमाल दिखाएगी? यही हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ रहेंगे। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के।
हमारे साथ रहेंगे। और यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, अब फिर ग्वालियर चंबल से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश आएंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी बात होगी। कमलनाथ जी के कथित भारतीय जनता पार्टी में जाने के मसले को लेकर भी बात होगी। हालांकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी खंडन कर चुके हैं, अफवाह बता रहे हैं बीजेपी की। तमाम वो मसले हैं। पहला सवाल तो यही, क्या वोटों की चाह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये यात्रा पूरी कर पाएगी? देखिए, जो यात्रा है वो उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किस कनेक्ट के लिए जा रहे हैं। अब जितनी यात्राओं का जिक्र शरद जी आपने किया था, तो एक जन आक्रोश उस वक्त था। उस आक्रोश को यदि आप चैनलाइज कर रहे थे तो वोटों की चाहत पूरी हो रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। अभी क्या हो रहा है कि आप जो विधानसभा चुनाव निपटे हैं, उनके जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस निपट गई, ये तो सभी के सामने है। तो जब ऐसे परिणाम हो, जनता में मूड दूसरा हो और फिर आपकी यात्रा निकल रही हो, तो एक कनेक्ट नहीं बनता है। तो चूंकि एक बहुत बड़े नेता राहुल गांधी हैं, तो भीड़ के लिहाज से आप उसे बिल्कुल सफल देखेंगे। लेकिन जब मुद्दों की बात आएगी तो मणिपुर से अब तक आपको कोई मुद्दा, मुझे लगता है, इसमें सामने नहीं आया कि लोग ये समझ सकें कि आखिर राहुल गांधी किस मुद्दे को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं और न्याय यात्रा जिसको नाम दिया गया है वो किस संदर्भ में है। जी, ये आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही है। इसी की तरफ मैं अब्बास हफीज़ साहब का ध्यान ज़रूर खींचूंगा बाद में जब उनकी तरफ आऊँगा। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आप किस तरह देखते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए हैं और राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी उत्सुकता से देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि राहुल जी के मार्फत उसे कोई मसला भी मिल सकता है, कोई मुद्दा भी मिल सकता है जिसका वो उन्हीं के खिलाफ यानी कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। बहरहाल अब तक उनकी चुनौती को भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लेती है, ये भारतीय जनता पार्टी बताती रही है। आप किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से राहुल की यात्रा, वोट की इच्छा, मध्य प्रदेश पर इम्पैक्ट? शरद जी, दिनेश जी ने बहुत स्पष्ट अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य दिया है। वरिष्ठ विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। बगैर एजेंडे की यह यात्रा है। देखिए, पहले भारत जोड़ो यात्रा था तो भारत टूटा कब था, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब भारत जोड़ो के साथ लगा दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब न्याय यात्रा का कोई एजेंडा तो होना चाहिए ना शरद भाई। बगैर एजेंडे के, जिस प्रकार से कहा जाता है कि बगैर लगाम के घोड़ा बग्गी चल रही है, उसको अगर आप लेकर के देखेंगे तो राहुल गांधी जी की इस पूरी यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या होगा, हम ये जानना चाहेंगे। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो क्या इस यात्रा से कांग्रेस के जो फूट फजीते हैं, कांग्रेस में जो निराशा का भाव अभी उभर करके सामने आ रहा है। कमलनाथ जी संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, नकुलनाथ जी कभी ट्विटर से अपना लोगो मिटा लेते हैं, सज्जन सिंह वर्मा के अपने बयान आते हैं। एक तरफ न्याय यात्रा को लेकर के जहां डिजाइन होना चाहिए, संगठन को बैठना चाहिए, वहां संगठन तो विचारधारा के मान से शरद जी विभक्त है। और अगर आप देखेंगे तो अभी इस यात्रा के ठीक पहले देखिए शरद भाई, जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है विश्वास, और मोदी जी इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा अपना एजेंडा विकास का शरद जी निरंतर चल रहा है। अभी आप देखें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की यात्रा प्रवेश करने वाली है 2 तारीख से, आज ही उज्जैन में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर हस्ताक्षर हुए। लगभग मैं समझता हूं कि 56 प्रोजेक्ट को लेकर के। विश्व की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी अगर कल किसी ने लोकार्पित की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे एजेंडे में विकास है। अगर आप देखेंगे शरद जी तो 26 फरवरी को 41,000 करोड़ का रेलवे का 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, जिसमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, ये जनता सब देख रही है। 28 फरवरी को किसानों के खाते में शरद जी किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त गई है। 29 फरवरी को 17,000 करोड़ रुपए के विकास की अवधारणाओं को मोदी जी ने सुनिश्चित किया। यह मध्य प्रदेश का खाका है, यह देश का खाका है जो मोदी जी के नेतृत्व में दिख रहा है। इस यात्रा से और यात्रा के दौरान शरद जी खाट पर बैठ करके चर्चा कर लेंगे, क्या हो जाएगा। कांग्रेस की तो खटिया खड़ी हो रही है, किस खाट पर बैठ करके बात करेंगे। और खाट पर बैठ करके बात करेंगे तो क्या युवा समझेगा, क्या किसान समझ जाएगा, क्या व्यापारी समझ जाएंगे, मैं लौटता क्या आम जनता अभी समझ दूसरा जाएगी। राउंड भी है आपके पास, इसमें भी आपने, लेकिन आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं।
अब्बास हफीज़ साहब, सवाल सबसे बड़ा यही है कि 1980 में यात्रा हुई तो 77 की चोट थी। जनता ने जिस उम्मीद से जनता पार्टी को वोट दिया था वो पूरा नहीं हो पाया, चीज़ें उलझती चली गई। 1992 के पहले की यात्रा आडवाणी जी की उत्तर भारत की पट्टी के मनोभाव पर केंद्रित थी। राहुल गांधी जी की यात्रा जब देश में हो रही है तो उत्तर भारत की इस पट्टी में ऐसा कोई भाव नहीं है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश है, लोग गहरी मायूसी में डूबे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, गोली चालन हो रहा है। तो ये मुद्दे तो हमेशा ही होते हैं लोकतंत्र में, कनेक्ट कैसे होगा? जी शरद जी, वो सब कुछ हो रहा है जो पहले हो रहा था, जो 80 के दशक में हो रहा था, जो 90 के दशक में हो रहा था भारत में, आज भी वो सब या उससे ही बदतर हो रहा है। लेकिन दिखाने की आज़ादी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति पे या किसी संस्था पे आरोप नहीं लगाता। जिस तरह से सेंसरशिप चल रही है, चाहे सोशल मीडिया की हो चाहे वो मीडिया की, वो सबके सामने है। क्या ये बात सच नहीं है कि बेरोजगार युवा पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहा है अलग अलग जगह पे? क्या ये बात सच नहीं है राहुल गांधी जी की यात्रा जो है वो अलग अलग राज्यों में मंच दे रही है उन तमाम लोगों को जो अभ्यर्थी हैं, जो ठगे गए, जो बार बार अपने परीक्षाएं देते हैं, पर्चे लीक होने की वजह से पीड़ित होते हैं, जिनकी नौकरियां पिछले 15 साल से उनको नहीं मिल पाई हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको आरक्षण में पीछे छोड़ दिया गया है, उनको मौका मिला है। क्या आज महिलाओं की सुरक्षा में हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए? एक बहुत बड़ा विषय है जो इस यात्रा में पूरे देश के सामने आ रहा है, वो किसी भी माध्यम से आए, किसी भी तरीके से आए। राहुल जी कंधे पे हाथ रख के उस व्यक्ति की पीड़ा सुन रहे हैं और देश को सुना रहे हैं जो पूरा वर्ग अपना रिप्रेजेंट करता है, जो परेशान है। आज मध्य प्रदेश में यात्रा आने वाली है। मध्य प्रदेश के अंदर हम पिछले 5 साल से इस बात को कह रहे हैं कि 40 से 50 लाख बेरोजगारों ने पोर्टल के ऊपर, सरकारी बेरोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। कितनी सरकारी नौकरियां मिली और कितने करार के पहले साइन हुए थे, जो हमारे विधायक महोदय कह रहे थे, यशपाल सिसोदिया जी, कि इतने 1000 करोड़ का हो गया। इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन धरातल पे आया क्या? नहीं आया। मैं फिर आता हूँ यात्रा को लेकर। हमने कहा, आप चर्चा यहाँ पर हुई कि ऐसा कौन सा मुद्दा है और ऐसा कौन सा भी वो दिख रहा है उससे कनेक्शन। देखिए, बहुत सी चीज़ें दिखती हैं आने वाले समय पे। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, 2 सांसद भी जीत के नहीं आए थे। अटल जी अडवाणी जी को इस्तीफा दिलवा के अपने सांसदों से इंदिरा जी ने सदन के अंदर लेने का काम किया था कि विपक्ष रहे, विपक्ष को जिंदा रखने का काम। और उन 2 सांसदों से आज भाजपा यहाँ पहुंची, उसमें समय लगा। कांग्रेस पार्टी ने कई बार संघर्ष किया है, गिरी है, फिर उठी है और दोबारा सत्ता में आई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अपनी बात पूरी करूंगा, सत्ता के संघर्ष के लिए कभी न थी न है। ये आज लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। राजनीतिक फायदा नुकसान तो जब देखा जाएगा जब देश में हालात सामान्य होंगे। आज हालात सामान्य करना जरूरी है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाना, और सबसे बड़ा है कि टेंशन दूर करना, स्ट्रेस में जो जी रहा है, जो नफरतबाजी है, इसे खत्म करना। ये खत्म होगा, सत्ता मिलती रहेगी। दिनेश जी, मैं अब्बास हफीज़ साहब के कंक्लूडिंग सेंटेंस से ही एक सवाल मैं उठाकर आपकी तरफ आता हूँ। ये यात्रा सत्ता के लिए नहीं है। क्या यही कांग्रेस की सोच, यानी ये अब्बास हफीज़ साहब की सोच मैं नहीं कहूँगा, ये सोच राहुल गांधी की है? वो कहते हैं कि ये इट इज़ नॉट स्पेशली मींट फॉर द पावर, ये सत्ता के लिए नहीं है। सत्ता के लिए क्यों नहीं है? आपकी जद्दोजहद क्यों है? कार्यकर्ता क्या चाहता है? अब्बास हफीज़ साहब क्या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? ये सवाल क्या राहुल गांधी कुछ आइडियोलॉजिकल वे में जाके एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस को कहीं सेटबैक देता है? राहुल गांधी को हम जो देखते हैं वो अल्टीमेटली उनकी पहचान क्या है? पहचान तो राजनेता है ना। वो कोई एक्टिविस्ट तो है नहीं, कोई एनजीओ तो चलाती नहीं। वो एक ऐसा राजनीतिक दल चलाते हैं जिसकी अपनी एक विरासत है और जिसका एक अपना इतिहास है। और डेमोक्रेसी में आप ये कहें कि हमारी ये राजनीतिक नहीं है तो फिर इलेक्शन का कोई मीनिंग नहीं। आप कैंडिडेट मत खड़े करिए, आपको क्या ज़रूरत है फिर आपको? यदि आप ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, जनता किससे उम्मीद रखती है? जितने मुद्दे हैं वो किसके मुद्दे हैं? जनता के मुद्दे। और जनता के मुद्दों को कौन उठाता है? विपक्ष उठाएगा या सत्ताधारी दल में जो सत्ता में है वो अपने तरीके से उठाएगा। तो जो मुद्दे हैं उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे? जिसको आप कह रहे हैं कि सत्ता हमारी ज़रूरत नहीं है, सत्ता के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, तो पहला तो ये सोच ही थोड़ी सी एक सप्लीमेंट्री और है दिनेश जी, मुझे लगता है कि इसका आपसे बेहतर कोई, क्योंकि आप उस जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अर्जुन सिंह जी से लेकर तमाम नेता, मुझे याद आता है कि अर्जुन सिंह जी भावुक विषयों पर अक्सर चश्मा उतार के रुमाल से अपनी आंख पोंछने लगते थे
और एक मीडिया का हेडलाइंस होती थी कि अर्जुन सिंह जी भावुक हो गए। दिग्विजय सिंह जी को मैं देखता हूं, उन्होंने इस राजनीति की शायद शुरुआत की जो शायद राहुल गांधी भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कि बहुत हार्डकोर मुद्दे की बात, सीधी बात। जनता को भारत में इमोशंस की आदत है। अगर आप ये परे करेंगे, अटल जी, मोदी जी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे, क्या ये भी आप मानते हैं एक कमजोरी या एक चैलेंज है कांग्रेस के लिए? ये तो जो पहली यात्रा थी राहुल गांधी की और अभी, इसमें आपको फर्क क्लियर दिख रहा होगा। उम्मीदें थी, जो पहली यात्रा भारत जोड़ो जब राहुल गांधी ने निकाली थी, तो लोगों को उम्मीदें दिख रही थी कि इससे कुछ चेंज आएगा। जो जितने मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, वो भले यात्रा, वो भी नॉन पॉलिटिकल यात्रा उन्होंने कहा था, लेकिन मुद्दे तो थे। यदि आप ये कहते हैं कि सेंसरशिप है, तो सेंसरशिप है तो तब भी लोगों को मुद्दा लग रहा था ना कि आप ये सेंसरशिप हटेगी, आज़ादी आएगी, लेकिन आपने क्या किया, वोटर से कनेक्ट नहीं कर पाए। उसके मुद्दों को सड़क से संसद तक जैसे ले जाना चाहिए, वहाँ क्या होता है, संसद में जाके पूरा मामला गोल हो जाता है। तो आप चीज़ों को जब नहीं करते हैं, आप लोगों को के जो भाव नहीं समझते, देखिए भावना कैसे आएगी, भावना आती लोगों के भाव से। यदि लोगों का दर्द देखेंगे तो आपके चेहरे पर दर्द होगा। यदि आप उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे तो मुझे लगता है फिर आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे। तो यही एक जो कमी दिख रही है इस पूरी यात्रा में, उनके जो कंसेप्ट है यात्रा का, वो भी मुझे लगता है कि शायद उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने ठीक से प्लान नहीं किया होगा उसको। ठीक कह रहे हैं आप, कई सारे मसले हैं जो आपस में गुथे हुए हैं। यशपाल जी, इस समय स्वर्णकाल बीजेपी का है, बेहिचक स्वर्णकाल है आपका। जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत ही टफ थे, क्योंकि राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन आपने जो कमाल किया दोनों राज्यों में, यहाँ 2/4 बहुमत से और छत्तीसगढ़ में भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से, कमाल है मतलब बीजेपी के लिए। इसीलिए 370, पिछली बार मुझे याद आता है शायद 303 के आसपास सीटें थी बीजेपी की अपनी, और इस बार मिला के एनडीए के लिए 400 पार। लेकिन इसके बीच में कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है, आप शायद कुछ चीज़ों को ओवरलुक भी करते हैं। हालांकि आपके रणनीतिकार इसको लेकर बहुत सतर्क हैं, फिर भी राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, निगाह क्लोजली आपको रखनी होगी। आप हर बार इसको बहुत एक खिलंदड़े अंदाज में लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव को लेकर के और बड़े गंभीरता के साथ चुनाव मैदान में होता है। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी बता रहे थे, मैं भी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसा अब्बासी जी भी कह रहे थे कि राहुल जी भीड़ में लोगों के कंधे पर हाथ रखकर उनके हाल जान रहे हैं। कृपा करके राहुल जी लक्ष्मण सिंह जी के हाल जान ले, सज्जन सिंह वर्मा के बयानों के हाल जान ले, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हालिया बयान थे उनके हाल जान ले। 2,500-3,000 हजार लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनके कंधे पे हाथ रख करके और हाल जानने। जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता को विलेन करार दे रहे हैं, उनके जरा हाल जान ले। नूरी खान के जरा से मिलकर के जरा हाल जान ले। अब कांग्रेस में तो आग लगी हुई है पूरे दल में, और भारतीय जनता पार्टी का, जैसा शरद जी आपने कहा है, कल 2 तारीख 2, 3 और 4 इन 3 दिनों में हम सारे कार्यकर्ताओं को प्रत्येक मतदान केंद्र पर 25-25 लाभार्थियों से संवाद करना है, संपर्क करना है। उन लाभार्थियों से सेल्फी हमको लेना है, मोदी जी के ऐप पर हमको डाउनलोड करना है। अब हमारी इतनी तैयारी चल रही है, हमारे संसदीय कार्यालय शुभारंभित हो गए हैं। आने वाले 2 दिनों में विधानसभा के कार्यालय हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। हमारी निर्वाचन की केंद्रीय समितियां निर्णय की ओर आगे बढ़ रही है, सूची हमारी आने वाली है। कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और अगर जो 6 मई की परीक्षा में फेल होता शरद जी, वो 12 मई की परीक्षा में भी कवर नहीं कर पाता, वो 12 महीने की परीक्षा में भी फेल होता है। कांग्रेस की इस यात्रा में न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि न्याय जनता के साथ कांग्रेस ने कभी नहीं किया शरद जी। और अभी कांग्रेस पूरे चुनाव के इस माहौल में कहां है, बताए तो सही कि कांग्रेस ने कौन सी अभी बैठकें कर ली है। कांग्रेस में चुनाव में उधर ध्यान दे रही है संगठनात्मक दृष्टिकोण से, और जैसा कि दिनेश जी ने कहा, न कांग्रेस इस यात्रा को, अगर अब्बासी जी बोलते हैं कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो कांग्रेस न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव को गंभीरता से ले रही है, और प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारी अपना परिश्रम रहेगा। हम 370 वोटों का बढ़त लेवें, न केवल 370 सीटें, बल्कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम 370 मतों को बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी तैयारी चल रही है। दीवार लेखन विधायकों को
300 और जी। सांसदों को 1000 चलिए दीवार जवाब लेखन लेता कराना हूँ, है, इतनी हमारी जवाब तैयारी लेता चल हूँ। रही है। जी, अब्बास हफीज साहब, इस बार राहुल गांधी फिर अपनी राजनीति की सियासत की खाट चारपाई बिछाने जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। एक बार और इस तरह का प्रयास आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ था, जो कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन कोशिशें जारी रहनी चाहिए। इस बार क्या भिन्न होगा पिछली बार से? मध्य प्रदेश आए, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके इश्यूज़ जो रहते हैं वो नेशनल ही होते हैं। मोदी जी पर चोट प्रहार, इसी तरह से औद्योगिक घरानों पर प्रहार, लेकिन जिस राज्य में वो जाते हैं उसका जिक्र कम होता है, एक दो मुद्दों को छोड़कर। क्या आपको लगता है कि ये भी एक लोकल कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी है? शरद जी, इस बार जो हमने यात्रा को देखा, मणिपुर के लोकल लोगों के मुद्दे उठाए गए, नागालैंड के लोकल लोगों के मुद्दे उठाए गए, उत्तर प्रदेश में हमने देखा अभ्यर्थियों का मुद्दा, वहाँ के लोकल लोगों के परीक्षा के पर्चे जो लीक हुए उस मुद्दों को उठाया गया। फिर मध्य प्रदेश में अब आना है तो जाहिर सी बात है, हमने भी बहुत से मुद्दे तैयार किए हुए हैं। बहुत से वर्ग हैं जो मिलना चाहते हैं यहाँ पर, जो अपना आंदोलन चला रहे हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उस न्याय की बात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछली यात्रा एक अलग यात्रा थी, ये यात्रा एक अलग यात्रा है। यात्रा से भारत को का जो एक तरह से जो असली चेहरा है वो सरकार के सामने लाना है कि भाई ये परेशानियां इन्हें दूर किया जाए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, बीजेपी के नेता हों, यशपाल जी कहने लगे कांग्रेस ने न्याय नहीं किया लोगों के साथ। अरे हमने जब सरकार संभाली 10 साल के लिए अटल जी के बाद, तो सबसे पहले आते से अधिकार देने के काम किए, ये अधिकार छीनने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार देती है, ये उसको आके कमजोर बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी राइट टू फूड का अधिकार देती है और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी राइट टू एजुकेशन का अधिकार देती है। अधिकार ये छीनने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अधिकार देने वाली पार्टी है। हमने जितना काम किया है अधिकारों को देने का काम किया, इन्होंने जितना काम किया अधिकार ये कहते हैं लोगों की नागरिकता छीन लेंगे, ये कहते हैं लोगों को ये अधिकार छीन लेंगे, ये कहते हैं लोगों का वोट का अधिकार छीन लेंगे अगर ये पाया जाता है, ये कहते हैं ये तो शिक्षा का अधिकार भी छीन लें इनका बस चले तो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, बता दीजिए 5 अधिकार क्या दिए यशपाल जी आपकी पार्टी ने आज 10 सालों के अंदर? तो मुद्दे हैं, मुद्दों को जनता के उठा के सरकार तक ले जाने का काम यात्रा अगर करती है। एक तरफ कहते हैं कि यात्रा राजनीतिक है, दूसरी तरफ कहते हैं कि लोकसभा की तैयारी नहीं हो रही है आपकी, हमने कार्यालय खोलनी है। तो एक बात के ऊपर बीजेपी को भी आना पड़ेगा और हमें कोई मतलब नहीं है बीजेपी के आने से ना आने से, जनता का साथ हम दे सकें। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में रह के स्वतंत्र संग्राम की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया हो, उन लोगों के लिए शायद सत्ता उतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी जितना देश हित में काम करना, और जो भी देश हित में काम नहीं कर रहा है उसको सही रास्ते पे लाना। और यही यात्रा का उद्देश्य है कि कैसे हम जनता को उनका अधिकार दिलाने के काम करें। चलिए यशपाल जी, कुछ सेकंड है मेरे पास, 10 से 15 सेकंड, अगर आप जवाब दे सके। शरद जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि केरल में और पश्चिम बंगाल में जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में न्याय यात्रा निकाल करके राहुल गांधी जी उन लोगों के हाल पूछेंगे कि ममता जी के राज्य में क्या हो रहा है और केरला में क्या हो रहा है? किसी आरोपी को, अपराधी को मालाएं नहीं पहनाई हैं जो आपके मंत्रियों ने किया है, लिंचिंग के अपराधियों को नहीं, आप तो बड़ी किसी को साथ नहीं देंगे। जहां अन्याय हुआ है अन्याय के ऊपर न्याय होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका हमेशा समर्थन करती रहेगी। हम आपकी तरह नहीं है कि लिंचिंग के अपराधियों को मालाएं पहना दें, बलात्कारियों को टिकट दें। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत धन्यवाद दिनेश गुप्ता जी। अगर आप बात करें यूरोप की, तो मुझे ध्यान आता है कि वहाँ की प्रणाली में मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा कारण जो एक्सीडेंट्स या गलत जगह पार्किंग या जो दूसरी घटनाओं में कमी है, उसकी वजह है कि एक निष्पक्ष प्रणाली उसे देखती है। इसको हम कहते हैं ई सर्विलेंस। कैमरे हैं, चालान आपके घर पहुंच जाता है अगर आपने ओवर स्पीडिंग की है। बीजेपी ने भी उस मैकेनिज्म को अपने भीतर लाने की कोशिश की। इस बार ये दावा किया जा रहा है कि सांसदों के टिकट में सबसे बड़ी भूमिका किसी नेता, किसी संगठन से अधिक नमो ऐप की है। ये वो ऐप है जो पूरे 5 साल मूल्यांकन करता है। आप मौके पे गए, बेनिफिशरीज से मिले, हितग्राहियों से फोटो डाली कि नहीं डाली, आपके बारे में आपके क्षेत्र के 3, खुद ये ऐप पूछता है लोगों से 3 पॉपुलर लीडर्स का नाम बताइए, और उस फीडबैक को ध्यान में रखता है। फिर उसके बाद सर्वेयर हैं जो बीजेपी के नहीं है, एक निष्पक्ष एजेंसी उसको करती है। फिर आरएसएस किनारे खड़ा होता है। उसके बाद कोर कमेटीज़ हैं। मंत्रियों को मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, मंत्रियों से कहा गया आप संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यानी इतनी मूल्यांकन की प्रणालियां हैं जो अंत में आपके सामने शायद एक निष्पक्ष पिक्चर प्रस्तुत करती हैं।
आपको ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने ये भी समझा है कि आपको सिर्फ वायदों से, योजनाओं से सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं मिलता है। आपको अच्छे कैंडिडेट्स देने चाहिए, अच्छे मुद्दे ऊपर रखने चाहिए, प्रचार एक नंबर करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जितने चुनावी राजनीति के कंपोनेंट्स हैं, बीजेपी उन सब का ध्यान रखती है। कांग्रेस को ये सब सीखना पड़ेगा ही, और वो सीख रही है तेजी से। आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव के साथ 24 का शो जिताऊ पर। नमस्कार।